हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है और आपका बायोलॉजी का भी एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भी अब उद्घाटन कर ही देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ आपकी बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो क्या इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें बैलेंस करना सीखेंगे और जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है पहले तो, और हम उन्हें सिंबल्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें बैलेंस कैसे कर सकते हैं या फिर उनका बैलेंस होना होता क्या है, उन्हें बैलेंस क्यों किया जाता है और उन रिएक्शंस का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, उनके टाइप्स नेचुरली या फिर प्रैक्टिकली हमें आसपास कहाँ देखने को मिलते हैं, ये सब भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? दीज आर द रिएक्शंस। रिएक्शंस मतलब हम दो केमिकल कंपाउंड्स को लेते हैं। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जो आपको नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स हो गए आपके पास सोडियम, क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन तो मेटल है, सोडियम वगैरह, ये सारे मरकरी, नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें हो गई जो जो आपको नेचुरली मिलती हैं। जब हम इन्हें आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन से एक वर्ड है, रिएक्ट करते हैं आपस में, जब इन्हें हम ट्रीट करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो मिलने पर सॉरी मिलने पर कौन सी एक नई चीज़ बनेगी, वो हम किसके अंदर देखते हैं? केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड केमिकल का क्या मतलब है? देखो, हमने क्लास 7th में 8th में केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस पढ़े हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। अंडर केमिकल रिएक्शंस इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? चेंज। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हो, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस कौन कौन सी होती है, ये हमें थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे कि चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का आपके पास एक नेचुरली अकरिंग एग्जांपल है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? जो लिक्विड होता है, वाटर, अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में चला जाता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना इवेपोरेशन में। मतलब ड्रॉपलेट्स में, छोटी छोटी बूंदों में, जो कि इवेपोरेट होने लग जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। गैस बन जाता है लिक्विड उसमें। तो उसमें क्या है, जो लिक्विड की चेंज है वो लिक्विड की स्टेट है जो वो चेंज हो रही होती है। अब देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, वो भी चेंज है लिक्विड की स्टेट का। जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में होती है, बट जब वो मेल्ट हो जाती है तो वो लिक्विड स्टेट में जाता है, वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज इन स्टेट, सबसे पहला। उसके बाद आ जाता है चेंज इन कलर। अब इसका एक एग्जांपल है आपके पास, टी, चाय। आप चाय बनाते हो, ठीक है, आप पानी में जब आप चाय पत्ती डालते हो तो पानी का कलर चेंज हो जाता है ना आपके पास। वो क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टी है जो वाटर की, वो चेंज हुई। वहाँ पे फिजिकल चेंजेस तो आए ही हैं, उसका रंग चेंज हुआ है, बट कैसे? केमिकली। केमिकली आपने उसमें पत्ती डाली, आपने उसमें कोई कलरिंग एजेंट नहीं डाला है, आपने उसमें एक और एलिमेंट डाला है, चाय की पत्ती डाली है, उसकी वजह से उसका कलर चेंज हुआ है। ठीक है, तीसरा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके एग्जाम्पल है नेचुरली आपके पास, जब हम खाना बनाते हैं। जब खाना बनाते हैं तो खाने से क्या आती है? खुशबू। वो खुशबू किससे आती है? जो नेचुरली वेजिटेबल्स में उनका ऑयल होता है, उस ऑयल की क्या होती है? वो खुशबू। तो जब सब्जियों की जो कच्ची वाली स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है और वो पक जाती है, तो वो अपना ऑयल क्या है? रिलीज कर देती है। उस ऑयल से क्या होती है? इवोल्यूशन ऑफ गैस।
ये मैं आपको नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दिखा रही हूँ, वरना केमिकल रिएक्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस में आपका केमिकल रिएक्शन एक है जो आपके व्हीकल्स में फ्यूल जलता है, ठीक है। उसमें जब आपका फ्यूल जलता है तो पीछे से स्मोक पैदा होता है, गैस पैदा होती है ना, तो वो क्या है, केमिकली चेंज। जो फ्यूल है वो जलकर गैस में चेंज हो चुका है, और जो गैस है वो क्या है, इवॉल्व हो रही है। इवोल्यूशन मतलब पैदा होना, इवॉल्व होना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तो सिंपल सा है, जो आपको फीवर आता है बॉडी में, आपको फीवर आता है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ जाती है तो आपको फीवर आता है, ठीक है, या फिर आपको कुछ हो जाता है बॉडी में तो फीवर आता है। वो फीवर किस लिए आता है, आपकी बॉडी फाइट कर रही होती है और कुछ केमिकल हार्मोन्स छोड़ रही होती है, जो कि उस वायरस या उस बैक्टीरिया के खिलाफ जो आपके बॉडी में एक्ट कर रहा होता है उसके खिलाफ एक्ट करती हैं। तो उसका एज ए सिंबल जो है आपकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाती है। वो एक क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। तो जब भी आपके पास आसपास कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे, उनका जो चेंज होगा वो आप इन 4 फेजेस के रूप में पता लगा सकते हो कि वो एक केमिकल चेंज है या नहीं है। या तो उसका स्टेट चेंज होगा, या फिर कलर, या फिर गैस, या फिर टेम्परेचर, ठीक है। जब कोई केमिकल चेंज होता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, जिनके अंडर एक बॉडी की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हाउस होल्ड एग्जांपल्स हैं, आपको इससे अच्छे एग्जांपल्स भी मिल सकते हैं। अगर आप देखना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल इक्वेशंस। अब जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे मैथ्स में होती है ना आपकी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन होती है, आपने पढ़ी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। वैसे ही केमिकल इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशंस representing chemical reactions, जस्ट इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। आपकी बुक में भी गिवन है ये एग्जांपल, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। मैं आपको बुक की रेफरेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी थोड़ी करनी पड़ेगी। बिगर क्लासेस में जा रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी की आदत थोड़ी बहुत डालनी पड़ेगी। आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा साथ के साथ कि मैम ठीक पढ़ा रहे हैं या नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन मैंने इक्वेशन लिखी है एक, देखो इक्वेशन कैसे बनी, यहाँ पे एक प्लस का साइन है और यहाँ पे एक एरो है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल्स यूज करे हैं इनकी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन। अगर ये सिंबल्स नहीं होते तो फिर तो ये सिंपल एक वर्ड्स की लाइन होती है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। प्लस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो दोनों आपस में रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। रिएक्ट करने वाले हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो दो चीजें स्टार्टिंग की मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, देखो इसमें 2 साइड्स हैं एरो की। ये जो है ये यहाँ पे इक्वल का काम कर रहा है, जो हमारे इक्वेशन में हम नॉर्मली करते हैं, इक्वल टू यूज करते हैं ना, इक्वल्स टू, ठीक है। ये साइन यूज करते हैं हम मैथ्स में इक्वल्स का इक्वेशंस में, यहाँ पे ये एरो उसका काम कर रहा है। तो अब जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है दैट इज LHS, मैथ्स में भी यूज करते हैं ना ये LHS और RHS, ठीक है। LHS की तरफ इस एरो के LHS जो भी हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। मतलब these elements are going to react with each other, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करने वाले हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ये जो एरो है ये डायरेक्शन शो करता है आपको रिएक्शन की, ठीक है, कि ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करने के बाद ये चीज बनाने वाले हैं। एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन,
कि ये दोनों एलिमेंट रिएक्ट करने के बाद ये चीज बनाने वाले हैं, तो इस चीज को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये आपको मिली है ना, ठीक है। मार्केट में जो भी आपको चीज मिलती है उसको आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट, ठीक है। जो आपको बनी हुई चीज मिलती है उसे आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट। समझ आ गया? द substances which are going to react with each other are called reactants. The substances which we are getting after the reaction of reactants are called product. ठीक है, सिंपल सा है। मैंने ये डेफिनेशन लिखी नहीं है नोट्स में, तो आप लोग लिख लेना। रिएक्टेंट्स, substances going to react with each other, ठीक है, और product which we get as a result of reaction, ठीक है। ये आ गया आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब देखो ये जो था मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो आपके पास सिंपल एक टेक्सचुअल फॉर्म था। टेक्सचुअल फॉर्म मतलब आपने वर्ड्स में लिख दिया मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फॉर्म करता है, ठीक है। बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे आपको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग in terms of symbols। दोनों ही तरीके, सिंबल्स भी और ये टेक्सचुअल भी, दोनों ही तरीके रिप्रेजेंट करने के बिल्कुल सही हैं। एग्जाम्स में आपको सिर्फ सिंबल्स भी पूछे जा सकते हैं और फिर आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट क्या है, आप ऐसे लिख के दिखाओ, ठीक है। और आपको सिंपल एलिमेंट्स के नाम भी दिए जा सकते हैं और आपको सिंबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी दिखाना पड़ सकता है उन्हें, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या सिंबल है, मतलब मैग्नीशियम का क्या सिंबल है, ऑक्सीजन का क्या सिंबल है, केमिस्ट्री में आपको ये सारा पता होना चाहिए, या एलिमेंटल फॉर्मूला भी बोलते हैं उसे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं? Mg प्लस ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने देखो सिंबल्स वही रहेंगे इक्वेशन में, सिंबल्स चेंज नहीं होंगे, बस जहाँ पे हमने वर्ड्स लिखे हैं वहां पे हमारे पास सिंबल्स आ जाएंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। ऑक्सीजन को सिंगल से रिप्रेजेंट नहीं करते कभी भी, जिसके बेस में हमेशा 2 लगा होता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। अब देखो ये था आपके पास केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। अब आ जाती है हमारे पास कि एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। अब देखा जाए तो बैलेंस्ड, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड होता क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कि अनबैलेंस्ड क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो आप उसको बैलेंस कैसे करोगे, है ना। आपको गलती तो पता होनी चाहिए कि क्या है। तो अनबैलेंस्ड का मतलब, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स मतलब अगर ये जो Mg है यहाँ पे, अगर ये LHS की तरफ 1 है, LHS की तरफ अगर Mg 1 है, तो RHS की तरफ भी Mg क्या होना चाहिए? 1। अगर ये दोनों इक्वल है, LHS और RHS दोनों ही, तो क्या है हमारी इक्वेशन? बैलेंस्ड, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारी? बैलेंस्ड। अब ये आई हमारे सिर्फ एक एलिमेंट की बात, किसकी आई? सिर्फ मैग्नीशियम की बात, ठीक है। अगर बात हो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2, और यहाँ पे कितनी है? 1। 2 = 1 होता है क्या? रॉन्ग, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम उस इक्वेशन में वो वाला एलिमेंट चूज करते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा हो, ठीक है। जनरल बता रही हूँ, वैसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, और बेसिकली मैं आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स देख के बता रही हूँ कि आपने कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
बैलेंसिंग एन इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यही वाला ले लेते हैं एग्जांपल, mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन होती है, अगर हमें उसे बैलेंस करना हो तो ये नहीं है कि सिर्फ mg बैलेंस है तो हो जाएगा, दो में से कोई एक बराबर है, mg इस तरफ भी एक है तो उस तरफ भी एक है, तो ये एक इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर। मतलब कि अगर ऑक्सीजन इस तरफ 2 है तो उस तरफ भी क्या होनी चाहिए, 2। बट हमारे पास ऑक्सीजन वहां कितनी है, सिर्फ 1, और उस तरफ कितनी है, 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं LHS एंड RHS, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जनरल सा मेथड है ये, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रही हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, Mg एक है, 1 कर दिया, ऑक्सीजन 2 1। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हाईएस्ट एलिमेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स वाला एलिमेंट देखना है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं उनके अराउंड एक ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये जनरल आपकी बुक में बताया हुआ मेथड है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये ब्लॉक मैं भी इसीलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि हमें इस ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, जो भी नंबर ऐड होगा इन ब्लॉक्स के बाहर होगा। ठीक है, बिगिनर्स के लिए ये ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहो तो इन्हें ट्राई कर सकते हो। डायरेक्ट करना डायरेक्ट करो, प्रेफरेबली सिर्फ ये ब्लॉक्स यूज करना। ठीक है, तो mg में कोई चेंज नहीं होगा हमारा। ऑक्सीजन हमें 2 चाहिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, इन ब्लॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा तो हम बाहर क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, 2। अब फिर से हम कंपैरिजन करते हैं LHS और RHS। मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर कितना हो गया, 2 mg हो गया ना। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, इधर कितना हो गया, 2, ये बैलेंस हो गया। अब ये क्या हो गया, अनबैलेंस। ठीक है, इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया। ब्लॉक के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, हम इधर भी क्या कर देंगे, 2mg, इसके बाहर भी क्या लगा देंगे, 2। तो ये क्या हो गया, 2mg प्लस O2 गिव्स अस 2mgO। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, हमने सिर्फ ऑक्सीजन की रेफरेंस लेके ये पूरी इक्वेशन क्या कर दी, बैलेंस। अब देखो हम कैसे पता लगाएंगे, mg और O, LHS में 2 है, RHS में भी mg क्या है, 2। ऑक्सीजन LHS में 2 है, RHS में भी क्या है 2। नंबर ऑफ एटम्स दोनों के इक्वल हैं, बोथ एट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सिर्फ ओनली नंबर ऑफ एटम्स के बेस में नहीं होता, इसका एक लॉ भी है। ये तो मैंने आपको इजी सा वे बता दिया, पर एक्चुअली हम क्या देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। Mass of reactants must be equal to mass of products। ठीक है, मतलब जो कि इन दोनों का मास बिफोर रिएक्शन था, आफ्टर रिएक्शन भी उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, कैसे, आप देख लीजिए। अब देखो ये कैसे होगा, जो मैग्नीशियम होता है उसका मास हमारे पास क्या होता है, 24 ग्राम अप्रॉक्स। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका मास क्या होता है हमारे पास, 16 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन में पुट करें (24) 2 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, थोड़ा ऊपर करती हूँ,
2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट में ये पूरा एक एलिमेंट कंबाइन हो चुका है ना, तो 24 प्लस 16, ठीक है। अब देखते हैं इनका मास बराबर है या नहीं है। तो ये क्या आ गया आपके पास, 48 प्लस 32 गोज टू 6 7 8 9 10 30, सॉरी 40, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 5 6 7 and 1 8, 4 2 8, तो 80 इज इक्वल टू 80, ठीक है। देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मतलब जो मास है, जैसे कि आपका मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, वैसे ही आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है बिफोर रिएक्शन या आफ्टर रिएक्शन सेम रहता है, ठीक है। एटम्स को बैलेंस करेंगे तो हम मास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, क्योंकि एक एटम का एक पर्टिकुलर वेट होता है। वही वेट मैंने यहाँ पे लिया है। एक मैग्नीशियम एटम का वेट कितना होता है, 24। अगर उसका नंबर दोनों तरफ बैलेंस्ड है तो ऑटोमेटिकली उसका वेट भी क्या होगा, मास भी क्या होगा, सॉरी वेट नहीं, मास क्या होगा, बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है जिसके बेस पे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कहीं आप लोग ये ना सोचो कि सिर्फ एटम्स ही देखते हैं। नहीं, वो एटम्स हम किसके बेस पे देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे। एक्चुअल में हमारा मोटो क्या रहता है कि हमें मास जो है वो बैलेंस करना है।